गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 13 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा हमने आपके इससे पहले वाले लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी कि ग्रुप 16 एलिमेंट आपकी कॉमनली कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम बात करें बेटा एनॉमलस बिहेवियर होता क्या है, आप लोगों को पता है कि हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट, वो बाकी एलिमेंट्स के कंपेयर में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करता है। और इसी डिफरेंट बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, दिस डिफरेंट बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच एंड एवरी ग्रुप इज नोन एज एनॉमलस बिहेवियर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम देखें, हमने आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, काफी बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी, उनमें हमने देखा कि आपका जो ऑक्सीजन है अलग टाइप का नेचर शो करता है। जैसे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन आपकी -2, -1, +1, +2 चार ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, जो कि आपके नीचे के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट शो करते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये ऑक्सीजन में ऐसा क्या है कि वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है या फिर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बाकी मेंबर से डिफरेंट होती है। तो इसके पीछे रीजन आपका क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन? फर्स्ट इज द स्मॉल साइज, इट इज द स्मॉलेस्ट साइज। इसका जो साइज होता है वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है। अगर ग्रुप 16 एलिमेंट में देखें तो सबसे छोटा साइज किसका होता है, 66 पिकोमीटर ऑक्सीजन का होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट साइज एंड आपको पता है जिसकी स्मॉलेस्ट साइज हो उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये आपकी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, आपकी जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉमनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका शो करता है, स्टेबल फॉर्म में शो करता है देन दैट ऑफ द रेस्ट एलिमेंट। ठीक है, और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो है आपका एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें डी ऑर्बिटल ना होने के कारण भी इसके काफी आपको एनॉमलस प्रॉपर्टीज दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बेटा जितनी भी प्रॉपर्टी है आपकी एनॉमलस जितनी भी प्रॉपर्टी कहे या हम कहें कि जितने भी एनॉमलस बिहेवियर है आपके ऑक्सीजन के, उन सारे बिहेवियर को आप सिर्फ इन 3 रीजन की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि आपका द मेल्टिंग, सबसे पहले आपकी एनॉमलस बिहेवियर की बात करें तो द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू सल्फर। ठीक है, सल्फर और डाउन द ग्रुप आपको पता है कि आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड होता है हम फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है सबसे कम, या हम कहें कि सल्फर से भी कम आपकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होती है इसकी ऑक्सीजन की। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि स्मॉल साइज होने के कारण आपको पता है कि आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट साइज के ऊपर, सेकेंड पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर और थर्ड वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, साइज छोटा है, साइज छोटा होने के कारण क्या होगा, सरफेस एरिया इसका कम होगा, सरफेस एरिया कम होने के कारण ये इतने ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, तो कम बॉन्ड बनाने की वजह से इसकी, या हम कहें कि कम कोवैलेंसी शो करता है, और कम कोवैलेंसी शो करने के कारण इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बाकी एलिमेंट्स के कंपेयर में इसकी कम होती है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम होता है देन दैट ऑफ द रेस्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें बेटा आपकी, तो अगर हम नेचर की बात करें तो आपका जो ऑक्सीजन है इट एग्जिस्ट इन डाइएटॉमिक
नेचर, इट इज डाइएटॉमिक इन नेचर, ये डाइएटॉमिक होता है, ठीक है। और डाइएटॉमिक जैसे O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और स्पेशली गैस फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। आपका डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एलिमेंटल फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में? क्योंकि अगर एलिमेंटल फॉर्म की बात करें तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है और ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये जल्दी से कंबाइन होना चाहता है किसी अदर एलिमेंट से जो कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे सके, ठीक है। इसीलिए ये डाइएटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी कैसा है, ये डाइएटॉमिक नेचर का है, ठीक है। और आपका इसका क्या बोलते हैं, ऑकरेंस कैसा है, गैसियस है एट रूम टेम्परेचर। अब ये डाइएटॉमिक क्यों है, ये आपकी ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक क्यों नहीं है? तो बेटा मैंने आपको बताया था डाइएटॉमिक क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके इस तरीके के मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। और आपको पता है कि अगर हम बात करें आपकी ट्राइएटॉमिक की, पॉलीएटॉमिक की, दैट मींस ये चेन फॉर्म क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो 2 लोन पेयर होते हैं उनमें बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है। रिपल्शन के कारण अगर इनमें सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करे भी तो वो तुरंत टूट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, नेचर इसका क्या है, डाइएटॉमिक है, ठीक है। गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है आपका रूम टेम्परेचर पे। और अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें, सल्फर, तो सल्फर जो है बेटा आपका पॉलीएटॉमिक होता है, पॉलीएटॉमिक नेचर का होता है, ठीक है। S8 और S6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। S8 8 S के एटम एक साथ अटैच होते हैं, ठीक है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर अपने जैसे ही एलिमेंट से सेल्फ लिंकेज कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या है, एक तो साइज बड़ा होने के कारण क्या हो गया है, d ऑर्बिटल आ गया है, और d ऑर्बिटल आने के कारण क्या हो गया, एम्प्टी d ऑर्बिटल आ गया है। तो इसकी कोवेलेंसी बढ़ गई है, ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, दैट्स व्हाई ये पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम सेलेनियम की बात करें, वो भी आपका पॉलीएटॉमिक एग्जिस्ट करता है और आपका S8 जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट हमारे मेन कॉन्सेप्ट जो है या हमारा मेन फोकस ऑक्सीजन पे है, क्योंकि ऑक्सीजन ही आपका एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो सिर्फ आपका ऑक्सीजन ही है जो डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरी बात ये कि सिर्फ ऑक्सीजन ही है जो रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा मल्टीपल बॉन्ड की, थर्ड आपकी एनॉमलस प्रॉपर्टी दैट इज द मल्टीपल बॉन्ड। तो आपका ऑक्सीजन जो है उसमें मल्टीपल बॉन्ड कौन सा होता है, पी पाई बॉन्ड, ठीक है। O2 जैसे हमने नाइट्रोजन N2 देखा था, N2 आपका क्या बनाता है, पी पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। बट अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो बाकी एलिमेंट्स आपके पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उनमें क्या आ गया, d ऑर्बिटल आ गया है, तो वो पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाते हैं, पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। और ऑक्सीजन जो है आपका डाइएटॉमिक फॉर्म में स्ट्रॉन्गेस्ट पी पाई बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, दूसरे ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल्स की साइज छोटी होती है, क्लियर होती है, तो प्रॉपर ओवरलैपिंग होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि इनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड कौन सा है, पी पाई बॉन्ड, ठीक है। और बाकी एलिमेंट्स आपके पी पाई या इस टाइप की पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी फोर्थ एनॉमलस बिहेवियर, दैट इज द कोवेलेंसी। आपके जो ऑक्सीजन है ये मैक्सिमम ऑक्सीजन कैन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, ठीक है। ऑक्सीजन जो है आपकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 की शो कर सकता है। कैसे? अगर हम इसके वैलेंस ऑर्बिटल ड्रॉ करें, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल दैट इज 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें यह आपका है 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है बेटा। तो आपका क्या है
साइज छोटा होने के कारण ये क्या है, सिर्फ 2 ही अदर एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, सिर्फ ये 2 एटम ही आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन 2 एटम के वजह से ये क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और बाकी जो ये 2 बचे जो लोन पेयर, एज अ लोन पेयर प्रेजेंट है आपके, ये क्या होंगे, ये आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ये लोन पेयर डोनर की तरह एक्ट करेंगे। जैसे आपने देखा था NH4 में कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो H पॉजिटिव को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका क्या होता है, जहां आपकी लोन पेयर डोनेट हो रहे हो, एक एटम दूसरे एटम को अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा हो। ठीक है, तो ये जो 2 है ये आपके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और ये 2 आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो मैक्सिमम आपके 4 कोवेलेंसी ही हो सकती है। ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ आपके जो ऑक्सीजन एटम है या ज्यादातर आपको ऑक्सीजन के कंपाउंड दिखेंगे, उनमें आपके ऑक्सीजन जो है 2 की ही कोवेलेंसी, 2 कोवेलेंसी ही शो करता है। बट किसी किसी केस में 4 कोवेलेंसी भी शो करता है। क्यों 2 कोवेलेंसी शो करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई है, नाइट्रोजन से भी ज्यादा हाई होती है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इस वजह से ये लोन पेयर भी डोनेट करना प्रेफर नहीं करता, बट काफी केसेस में ये डोनेट भी कर देता है। बट मेजॉरिटी ऑफ मोस्टली आपकी ऑक्सीजन की कोवेलेंसी जो है 2 ही होती है, बट मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो कर सकता है, 4। बट अगर हम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट की बात करें तो बाकी एलिमेंट्स के पास एम्प्टी D एंड F ऑर्बिटल इंसर्ट हो जाता है लार्ज साइज होने के कारण, जिसके वजह से वो मैक्सिमम 6 तक कोवेलेंसी शो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गई आपकी एनॉमलस बिहेवियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखो। तो बेटा अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, आपकी बुक में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है, जो कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एक एज अ सेपरेट टॉपिक किया था। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी आपकी सेकेंड डाल रही हूँ, दैट इज द रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो बेटा जितने भी आपके ग्रुप 16 एलिमेंट है या फिर ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट फॉर्म हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन। ऑफ कैसा हाइड्राइड फॉर्म करती, EH2। ठीक है, ठीक है बेटा, तो EH2 टाइप का हाइड्रोजन फॉर्म करती है, जहां पे आपका E क्या है, वह E में भी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, आपका E कुछ भी हो सकता है। और आपका जो हाइड्राइड जो फॉर्म करते हैं आपके ग्रुप 16 फैमिली या ऑक्सीजन फैमिली, उनका हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, EH2। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन आपका क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, आपका सल्फर क्या बनाएगा, H2S। नेक्स्ट अगर बात करें आपका सेलेनियम क्या बनाएगा, H2Se। नेक्स्ट आपका H2Te एंड नेक्स्ट H2PO। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के आपके हाइड्राइड्स फॉर्म होंगे, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या है, EH2, 2 हाइड्रोजन और 1 एलिमेंट। ठीक है, और एलिमेंट कौन सा, ऑक्सीजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट। ठीक है, तो इस टाइप के हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये हाइड्राइड है, ये किस टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हाइड्राइड्स का स्ट्रक्चर, कि किस टाइप के आपके हाइड्राइड के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं या फॉर्म करती है आपकी ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स। तो आपको पता है E क्या है आपका एलिमेंट, और हमने देखा था कि यहाँ पे आपकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2NP4। ठीक है, तो अगर हम जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं, दिस इज योर NS 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज NP कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने N क्यों लिखा है,
क्योंकि मैंने क्या है, आप जैसे अगर हम ऑक्सीजन का एग्जांपल ले तो ऑक्सीजन में 2s2p होगा, देन अगेन आपका डाउन द ग्रुप जाओगे, आपका नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो नेक्स्ट सेल 3s3p, नेक्स्ट सेल 4s4p, देन 5s5p, देन 6s6p, इसलिए मैंने कॉमनली n ले लिया है। ठीक है बेटा, तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका क्या होगा, ये जो है 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या बन गए, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने आपको, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यही आपके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही बॉन्ड हो रहे हैं, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्या है आपका ई फॉर एलिमेंट। ठीक है, ये आपका कोई भी एलिमेंट है, मैंने ई लिख लिया है। और आपका ये क्या होगा, एक sp3 ऑर्बिटल ये, और ये किसके साथ बॉन्ड हो रहा है आपका, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। एक sp3 ऑर्बिटल ये किसके साथ बॉन्ड हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ। और एक sp3 ऑर्बिटल ये, जिसमें आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक sp3 ऑर्बिटल ये, जिसमें आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपकी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी, sp3। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन से आपका जो शेप होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर होने के कारण आपकी इसकी शेप जो है टेट्राहेड्रल ना होके कैसी हो गई है, देखो कैसी हो गई है, ये जो लोन पेयर है ये रिपेल कर रहे हैं इन बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ। यहाँ जो ऊपर 2 लोन पेयर है ये इन बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ रिपेल कर रहे हैं, तो आपकी कैसी स्ट्रक्चर हो गई, बेंट स्ट्रक्चर हो गई है। ठीक है, तो इसकी शेप कैसी होगी, शेप आपकी बेंट होगी। ठीक है, और आपकी ज्योमेट्री जो होगी, ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, टेट्राहेड्रल। और अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बेटा आपको पता है टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, 109.5 डिग्री होते हैं। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर क्या करेंगे, लोन पेयर में आपस में रिपल्शन होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपका बॉन्ड एंगल जो है आपका, देखो ये जो बॉन्ड पेयर थे इस टाइप से, ये क्या होंगे, लोन पेयर इनको नीचे की तरफ रिपेल करेगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ रिपेल करने से इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 से क्या होगा, कम होगा, तो हम कह सकते हैं लेस देन 109.5 डिग्री। ठीक है, तो आपकी 109.5 डिग्री से बॉन्ड एंगल जो होगा इनका कम होगा। नेक्स्ट अगर बात करें सबसे पहले एलिमेंट ऑक्सीजन, अगर बॉन्ड एंगल का डिफरेंस देखें, सबसे पहले ऑक्सीजन, देन सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो आपके हैलाइड फॉर्म करेगा दैट इज द H2O। ठीक है, H2O में जो बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दूं तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 104.5, कितना होगा, 104.5 डिग्री। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे आपका क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ठीक है बेटा, अब आपको देखो यहाँ क्या यहाँ आपको पता है कि आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो वो क्या करेगा, ये जो आपके बॉन्ड, ये जो आपके इस बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपनी तरफ कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब ऑक्सीजन का साइज छोटा होने के वजह से लोन पेयर में रिपल्शन हो रही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो रही है। तो लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, साथ के साथ ये देखो पास की पास है, आपके सेंट्रल एटम के बिल्कुल पास आ गए हैं आपके जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच में भी क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो दोबारा से जैसे लोन पेयर ने जो रिपल्शन की उसके वजह से एंगल कम हुआ, बट नीचे जो ये आपकी बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है उनमें भी रिपल्शन की वजह से एंगल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 109 से
कम होगा कितना 104.5। बट अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो बेटा, डाउन द ग्रुप आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने से क्या हो गया कि वो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड है, बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ इतने अच्छे से नहीं खींचेगा, ठीक है। और अगर खींच भी लेता है तो आपका एटम, सेंट्रल एटम का साइज बड़ा हो गया है, तो उन बॉन्ड पेयर में, ये जो दो बॉन्ड पेयर है आपके, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होगा, साइज बड़ा होने से गैप ज्यादा हो जाएगा, कंसिडरेबल गैप आ जाएगा, कंसिडरेबल स्पेस आ जाएगी, क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बड़ा हो गया है। और ज्यादा स्पेस आने की वजह से बॉन्ड पेयर में रिपल्शन नहीं होगी इतनी ज्यादा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के केस में स्मॉल साइज होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के साथ साथ, ठीक है। इसलिए 104 होगा। तो जितना मान लो आपका 109 से आपका मान लो 100 क्या बोलते हैं आप, ये आपके लोन पेयर है, ये आपके बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर ने इनको पुश किया, नीचे हो गए, ठीक है। तो 109 से आपके सीधे आ गए मान लो 90 पे। बट ये देखो बॉन्ड पेयर छोटा साइज होने की वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा मतलब कि डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा किस तरफ हो गए, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के सेंट्रल एटम की तरफ, और सेंट्रल एटम का साइज छोटा होने की वजह से इनमें भी क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो 90 से थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जब आपस में रिपेल करेंगे तो 90 से ऊपर बढ़ जाएगा, कितना हो गया 104। बट डाउन द ग्रुप आ रहे हो, मान लो आपके लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होके 90 आ गया है, ठीक है। बट सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड पेयर में कंसिडरेबल गैप आ गया है, और गैप आने की वजह से रिपल्शन नहीं हो रही है इतनी, इसीलिए ये एंगल यहीं रुक जाएगा, वापस से बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं होगी, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप आपका क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, और पोलोनियम का आपका होता है 90 डिग्री, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो बॉन्ड पे इनमें क्या बोलते हैं, आपकी शेप क्या है, बेंड शेप है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बॉन्ड एंगल जो है आपका क्या है 104.5 या लेस देन हम 109.5 बोल सकते हैं। आपको यहाँ पे बॉन्ड एंगल याद नहीं करना है, सिर्फ ट्रेंड याद रखना है। डाउन द ग्रुप जाते हो बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होगी ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब हम देखेंगे कि आपके ये जो हाइड्राइड फॉर्म हुआ है ये किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी देख ली कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, कि आपके ये जो हाइड्राइड फॉर्म हो रहे हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा या किस तरीके से वेरी करेगा। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि आपके हाइड्राइड्स किस फॉर्मूले के होंगे, EH2, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे आपका क्या है, दिस इज योर H2O, ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, देन आपका ये H2S, देन आपका H2Se, देन आपका H2 टेल्यूरियम, देन आपका H2 पोलोनियम, ठीक है बेटा। तो आपकी ये बात हो गई, ठीक है। हाइड्राइड आपके वैसे फॉर्म हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले साइज पे, और वी कैन से इट एज मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास पे डिपेंड करेगा। साइज बड़ा होगा तो मोलर मास भी ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका किस पे डिपेंड करेगा, पैकिंग एफिशिएंसी पे, सॉरी वैन डर वाल्स फोर्स पे, और वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगी तो पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ठीक है। आपका डिपेंड करेगा पैकिंग एफिशिएंसी पे। तो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, तो देखो पहले हम मेल्टिंग पॉइंट का ले लेते हैं। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपका होता है यहाँ ऑक्सीजन का, मतलब H2O का। ऑक्सीजन
हाइड्राइड का सबसे ज्यादा होता है, देन आपका उससे कम आपका होगा H2S का, ये आपका H2O का है, देन आपका H2S का, उससे ज्यादा आपका होगा H2SE का, और उससे ज्यादा आपका होगा H2TE का। ठीक है, हम H2PO की बात नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि आपको पता है पोलोनियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा हाइड्राइड्स फॉर्मेशन नहीं करता, इतनी ज्यादा आपकी हाइड्राइड्स के तरफ रिएक्टिविटी शो नहीं करता। ठीक है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो बेटा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपको किसका दिख रहा है, अगर ट्रेंड लिखे तो H2O का सबसे ज्यादा दिख रहा है, देन आपका क्या है, किसका है, H2 टेल्यूरियम का, देन H2 सेलेनियम का, देन सबसे कम आपका H2S का, H2S का। ठीक है बेटा, बट अब तक तो हम ये पढ़ते हुए आए हैं कि डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो मॉलिक्यूलर साइज आपका इंक्रीज होता है, या मैं कहूं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने से क्या होगा, एटम बड़ा साइज का होगा, बड़ा साइज होने से सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होने से ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के वो ज्यादा एटम्स को अपने अराउंड बॉन्ड कर पाएगा, और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी, और पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है दैट मीन्स डायरेक्टली मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि अब तक हम ये ट्रेंड पढ़ रहे थे आपके कि डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आपका सबसे ज्यादा साइज पोलेनियम को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, पोलेनियम के बाद टेल्यूरियम का होता है। ठीक है, तो टेल्यूरियम है। ठीक है, देन आपका सेलेनियम का होता है, सेलेनियम है, देन आपका H2S का सल्फर का होता है, तो सल्फर है। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, आना चाहिए वाटर को यहाँ H2O, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा होता है। छोटा साइज होगा, कम वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, कम सरफेस होगा, कम पैकिंग एफिशिएंसी होगी, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होना चाहिए। बट एक्सेप्शनली ये देखा गया कि वाटर जो है सबसे कम उसका मेल्टिंग पॉइंट ना होके सबसे ज्यादा वाटर का, ये ट्रेंड तो आपका रेगुलर ही है। ठीक है, बट आपका जो बाकी वाटर है उसका ट्रेंड थोड़ा सा आगे आ गया, यानी कि सबसे ज्यादा आपका किसका होता है, वाटर का होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसा क्यों बेटा, ऑक्सीजन आपको पता है स्मॉल साइज की है। ठीक है, यहाँ आगे देखो एनोमलस बिहेवियर आ रहा है। ऑक्सीजन जो है क्या है, स्मॉलेस्ट साइज की है, स्मॉल साइज के, स्मॉल साइज से होने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण ये क्या कर रही है, हाइड्रोजन के साथ क्या बना रही है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, देखो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करे, अगेन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, वो हाइड्रोजन अगेन ऑक्सीजन के साथ, तो आपकी एक चेन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रही है। और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण आपका वाटर में क्या होता है, वाटर में बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, और उस वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाएगा, चेन बन जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया, ज्यादा बड़ा मास का आपकी चेन बन गई है तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने से पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा हो गई, और पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है दैट मींस उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो एक्सेप्शनली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, बाकी आपका सेम ट्रेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा आपकी बॉइलिंग पॉइंट की, तो यहाँ देखो आपका वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन, और आपका टेल्यूरियम का होता है 222 केल्विन, और इसका होता है 206, और इसका होता है 190 केल्विन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी आपका बिल्कुल सेम होता है, दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, या फिर मैं इसी को रब करके बना देती हूँ, बॉइलिंग, यहाँ हम बॉइलिंग पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर ट्रेंड देखा जाए तो बिल्कुल सेम ट्रेंड होता है बॉइलिंग पॉइंट का आपका, वो भी इसी कारण कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा वाटर का क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, मोलर मास ज्यादा होगा, और मोलर मास ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा 373
3 केल्विन होता है, ठीक है। और इसका टेल्यूरियम का कितना होता है 279 केल्विन, ठीक है। इसका 260 समथिंग होता है केल्विन और इसका उससे कम होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये तो आपका मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछे तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। वाटर का सबसे ज्यादा, देन H2TE, देन H2SC, देन H2 हाइड्रोजन सल्फाइड का सबसे कम, ठीक है। तो ये तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो रीजन क्या है बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड का, कि आपका नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट इन 3 पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नीचे हम जा रहे हैं, मोलर साइज आपका इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा वंडर वाल फोर्स लगेगी, पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। बट एक्सेप्टली इसका ज्यादा क्यों है, ये ट्रेंड तो सेम है, बस यहाँ ये ज्यादा आ रहा है, ये डिफरेंस शो कर रहा है। वो किस कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लंबी चेन बन गई है, मोलर मास इंक्रीज हो गया, और मोलर मास डायरेक्टली आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए, एंथैल्पी मींस एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दैट मींस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रोक या डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हो रहा है, एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देखो OH बॉन्ड है, यहाँ पे SH बॉन्ड है, यहाँ पे SCH बॉन्ड है, यहाँ पे TEH बॉन्ड है, ठीक है बेटा। तो ये आपके बॉन्ड है। अब आपको पता है कि एज यू मूव, एज गो डाउन द ग्रुप, एज गो डाउन द ग्रुप, डाउन ग्रुप के जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो आपका क्या हो रहा है, आपका साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने की वजह से क्या, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंट्रल एटम की। तो सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता जा रहा है। या हम साइज की ही बात करें तो बेटा देखो आपका ऑक्सीजन का सबसे छोटा साइज होता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट पास ही सेकेंड शेल ही आपका वैलेंस शेल होता है। तो न्यूक्लियस के पास वाला सेल ही वैलेंस सेल है। दैट मीन्स न्यूक्लियस अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, साथ ही साथ वो अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा, बट बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो आने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने साइड खींचेगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हाइड्रोजन एटम को भी अपनी तरफ खींचेगा, या हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें आपका क्या हो रहा है, साइज बड़ा होता जा रहा है। ये आपका मान लो न्यूक्लियस है, देन आपका थर्ड शेल आ गया है, ठीक है, इस तरीके से थर्ड शेल। तो न्यूक्लियस अंदर रह गया है, ये आपका वैलेंस शेल है, तो थोड़ी दूरी बढ़ती जा रही है। इसमें क्या हो गया, न्यूक्लियस ये है 1 2 3 4 शेल आ गए, इसमें आपके 5 शेल आगे जाओगे 6 शेल आएंगे। तो आप से देख सकते हो कि न्यूक्लियस डीपेस्ट होता जा रहा है। डीपेस्ट होने के कारण आपके आने वाले शेल जो है आपके न्यूक्लियस के बाद, वो न्यूक्लियस की पावर को शील्ड करते हैं। तो न्यूक्लियस क्या हो रहा है, जो अंदर होने के कारण और एटम का साइज बड़ा होने के कारण वो अपने ही वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पा रहा है या कम लगा पा रहा है। तो जब अपने ही वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच पा रहा है, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इसीलिए जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, आपके सेंट्रल एटम या हम कहें आपका ग्रुप 16 एलिमेंट का साइज इंक्रीज होता जाता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से जो आपका बॉन्ड बनता है, EH जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड बनता जाता है। यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट है, एक तो स्मॉल साइज होने के कारण, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण भी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है।
बट जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं ये बॉन्ड जो है यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, तो न्यूक्लियस इनको ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या खींचेगा, इसीलिए जो एलिमेंट और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड होता है एज यू गो डाउन द ग्रुप बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड bond strength of each bond decreases and hence bond dissociation enthalpy and hence bond dissociation enthalpy decreases, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है आपकी वो भी डिक्रीज होगी जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, ठीक है। तो ये तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम थर्ड बात करें, थर्ड आपकी क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी का भी रीजन यही है। थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स कि आप टेम्परेचर दे रहे हो और टेम्परेचर देने के बाद जो बॉन्ड आसानी से ना टूटे वो थर्मल स्टेबल है बॉन्ड, ठीक है, या हम कह सकते हैं वो कंपाउंड थर्मली स्टेबल है, और जो बॉन्ड आसानी से टूट जाए वो थर्मल अनस्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि आपका यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण, साइज ज्यादा होने के कारण OH की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भी OH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, हालांकि वो कम टेम्परेचर पे तो टूटेगा ही नहीं, बट आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो तभी ब्रेक हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है, थर्मल स्टेबल है, ठीक है। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज होती है एज वी गो डाउन। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है आपकी, बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी हमने पढ़ी थी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड आपकी डिक्रीज होती जाती है, आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आपकी डिक्रीज होती है। दैट्स वाई थर्मल स्टेबिलिटी भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी भी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें, बहुत छोटे छोटे, क्योंकि ये सारी चीजें वैसे भी हम आपके ग्रुप 15 एलिमेंट में बहुत डीपली कर चुके हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी जल्दी जल्दी होते जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर आपका क्या होता है, वो एटम जिसमें जो जल्दी रिड्यूस हो जाए, ठीक है, या वो एटम जो दूसरों को रिड्यूस कर सके तो उसमें रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, दैट मीन्स उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे रही हूं तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसका रिडक्शन होता है। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। बट यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं क्योंकि हम हाइड्राइड्स फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो हाइड्राइड क्या होते हैं, जो अगर हम हाइड्राइड के केस में आपका रिड्यूसिंग नेचर देखें तो जो हाइड्रोजन डोनर होते हैं उनमें रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होता है, वो दूसरों को हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स उनमें रिड्यूसिंग नेचर क्या है, ज्यादा है। तो हाइड्रोजन डोनर हमेशा उनके पास, जो हाइड्रोजन डोनर होते हैं उनके पास रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है, या हम कह सकते हैं उनका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होता है। तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जब जाते हो आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो यानी कि आप थोड़ी सी एनर्जी देके उस H को अलग निकाल सकते हो, ठीक है। H आराम से आपका एलिमेंट H को डोनेट कर सकता है, ठीक है बेटा। दैट मीन्स आप डाउन द ग्रुप जब जाओगे तो आपका EH बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होते जा रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है EH बॉन्ड, ठीक है। तो आसानी से आपका हाइड्रोजन जो है इजीली आपका लीव कर सकता है। दैट मीन्स डाउन द ग्रुप आपका क्या होगा, या हम कहें जैसे आप इस साइड से ऐसे मूव कर रहे हो ऑक्सीजन से टेल्यूरियम की तरफ, तो आपके रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस,
ठीक है, आपका रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें बेटा, आपको पता है पोलेनियम क्या मेटेलिक नेचर का है, और मेटल आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दैट मीन्स उनकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, वो दूसरों का रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन के टर्म्स में देखी जाए तो आपका क्या होता है, देखो रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप आपका क्या है, इंक्रीज होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है, तो EH बॉन्ड में से H जो है आसानी से टूट के डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें दैट इज योर एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर, ठीक है। आपका एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपको पता है आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपका क्या होता है, मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है, पोलेनियम आपका मेटल है, ठीक है, मेटेलिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, मेटल आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इसीलिए आप हम कह सकते हैं, या हम चलो पोलेनियम छोड़ो, अब हम अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से ही देखें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी क्या होती है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि EH बॉन्ड आपका क्या होता है, वीक होता है। तो EH बॉन्ड वीक होने के कारण H आसानी से निकल जाता है, ठीक है, आसानी से ब्रेक होके EH बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, EH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, कम एनर्जी देते ही बॉन्ड टूट जाएगा, तो H आसानी से निकल जाएगा। और आपको पता है हाइड्रोजन डोनर क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन डोनर आपके क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आप जब डाउन द ग्रुप जाते हो या फिर यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो, इनके केस में ले रही हूँ मैं यहाँ, ठीक है। तो अगर आप वाटर से आप H2TE की तरफ मूव कर रहे हो तो आपकी एसिडिक नेचर जो है इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। एसिड्स कौन होते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन डोनर एसिड होते हैं, और नीचे आपका EH बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाती है, थोड़ी सी एनर्जी देते ही EH बॉन्ड टूट जाएगा और H पॉजिटिव आपका रिलीज हो जाता है, और H पॉजिटिव आपका नीचे की तरफ जाते हैं, H पॉजिटिव जल्दी से रिलीज हो सकता है, दैट मीन्स डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, और H पॉजिटिव कौन देता है, एसिड डोनेट करते हैं, ठीक है। एसिड नेचर इसीलिए आपका डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये तो आपकी हो गई रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद हैलाइड्स, ठीक है। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।